ऑफिशियल नोटिस को अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग बात करेंगे टोटल यहाँ के सीट कितने हैं, एज लिमिट क्या है और कौन से कैटेगरी में वाइज कितना पोस्ट यहाँ पर दिया है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखते हैं ये झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर और रांची के द्वारा यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है जो विज्ञापन छोड़ा गया है, ये झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता 2025 के लिए है। और आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है 14 फरवरी का यहाँ पर समय दिया गया है और विज्ञापन संख्या 1/2026 है। और बताते चलूँ दोस्तों कि इसका जो एग्ज़ाम होगा, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ऑलरेडी ये डिस्कस किया गया था, ऑलरेडी ये दिया गया था पहले ही कि वो 8 मार्च को होगा। तो इसीलिए सरकार भी एक मूड में आया है कि अभी उसको तुरंत से तुरंत इस नोटिस को भरा जाए और साथ ही साथ ये आवेदन करने के साथ ही साथ आपको बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और बताते चलूँ कि ये 31 जनवरी से स्टार्ट होगा और आपका ये तो आखिरकार 14वां जेपीएससी 2026 का ये ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है। और दोस्तों अधिकारी बनने का 2 फरवरी तक इसका ये आवेदन भरने के लिए समय दिया गया है, मतलब बहुत कम समय है। तो इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि इस पदों का विवरण जो है यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है। हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन सा पद में क्या क्या आया है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा पद यहाँ पर दिया गया है। तो पद का नाम है उप समाहर्ता, फिर पुलिस अधीक्षक, फिर जिला समादेष्टा, सहायक निबंधन, सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी, काराधीक्षक, सहायक निर्देशक, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, सहायक निर्देशक। तो इन 9 पदों में अभी ये बहाल होने वाला है। और दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले ये कौन से कोटिवार रिक्तियाँ यहाँ पर कैसे दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं उप समाहर्ता का। उप समाहर्ता का कुल पद जो है 28 है, अनारक्षित जो है उनके लिए 12 है और अनुसूचित जनजाति जो है 8 यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति का 2 दिया गया है। मैं बताते चलूँ कि अनरिजर्व जो है अनारक्षित है एंड यहाँ पर एसटी एंड एससी का ये दिया गया है। देन आपका जो अनुसूचित जनजाति जो है उनका 2 है और जो क्रीमी लेयर 1 में रहते हैं और क्रीमी लेयर 2 के लिए यहाँ पर 2 दिया गया है। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का 2 पद यहाँ पर दिया गया है। आदिम जनजाति का कोई पद नहीं दिया गया है। महिला का 1 पद दिया गया है। खेल कूद कैटेगरी में जो आते हैं उनका कोई दिया गया नहीं है। दृष्टिहीनों के लिए 1 दिया गया है। श्रवण निषेध के लिए 3 दिया गया है। चलन निषक्त जो हैं उनके लिए 1 दिया गया है। तो इसी तरह से इनका जो पदों का जो आवंटन इस तरह से किया गया है। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं पुलिस उपाधीक्षक का टोटल यहाँ पर 42 सीट दिया गया है। उसमें से जो अनरिजर्व है उनके लिए 18 है, एसटी के लिए 11 है, एससी के लिए 4 है, ओबीसी क्रीमी लेयर 1 के लिए 3 और ओबीसी क्रीमी लेयर 2 के लिए 2। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए 4 यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ आदिम जनजाति का कोई यहाँ पर दिया गया नहीं है। और यहाँ पर महिला जो अनारक्षित हैं उनके लिए 1 दिया गया है। खेलकूद का कोई यहाँ पर दिया नहीं गया। दृष्टि निषक्त जो है उनके लिए नहीं दिया गया है। श्रवण निषक्त के लिए नहीं और चलन निषक्त के लिए भी यहाँ पर कोई दिया नहीं गया है। साथ ही साथ देखते हैं दोस्तों जिला समादेष्टा का। यहाँ पर कुल पद 2 है और इसमें अनरिजर्व के लिए 1 दिया गया है और आपका जो ओबीसी क्रीमी लेयर 2 के लिए 1 दिया गया। बाद बाकी कहीं पर कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए कुल 4 पद दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 2 दिया गया है और जो ओबीसी क्रीमी लेयर 2 के लिए यहाँ पर 2 पद दिया गया है। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। सहायक निर्देशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 3 पद सृजित किया गया है, जो अनरिजर्व के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। सहायक निर्देशक कृषि पालन एवं सहकारिता विभाग सहकारिता प्रभाग के जो 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अनरिजर्व जो कैटेगरी जो है, जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है यहाँ पर। साथ ही साथ सहायक नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी 10 पद सृजित किया गया है। आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए 6 पद हैं, एसटी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर 1 हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो निःशक्त व्यक्ति हैं, जो दृष्टि निःशक्त और श्रवण निःशक्त, इसके लिए 1-1 यहाँ पर पद दिया गया है। साथ ही साथ देखते हैं दोस्तों
आपका काराधीक्षक का 2 यहाँ पर पद सृजित किया गया है, जो जनरल कोटा के लिए 2 है और बाद बाकी किसी के लिए यहाँ पर पद सृजित नहीं है। सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, इसके लिए 10 पद सृजित किया गया है। उसमें से जो आपका जनरल कैटेगरी में 6 पद हैं, 3 एसटी के लिए हैं और 1 यहाँ पर आपको दिया गया है जो ओबीसी क्रीमिलियर 2 के लिए। और इसी तरह ये टोटल जो कुल का पद यहाँ पर सृजित किया गया है 103 है, जिसमें से जनरल 50 है, एसटी 26 है, एससी 7 है, ओबीसी क्रीमिलियर 6 है, ओबीसी क्रीमिलियर 2 8 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है। और बाद बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो महिला के लिए 2 हैं। फिर ये आपका जो हैंडीकैप कोटा में आपका 2, 4 और 1 दिया गया है। तो इसी तरह से ये कुलों का आवंटन यहाँ पर किया गया है। अभी देखते हैं दोस्तों कि इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अगर कोई अगर अधिकारी बनना चाहते हैं और इसे जेपीएससी का ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बताते चलूँ कि मिनिमम जो कैंडिडेट है उसको एक ग्रेजुएशन या आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, जो आप यहाँ पर नॉर्मली आप कोई सरकारी विश्वविद्यालय से कर सकते हैं या राज्य विश्वविद्यालय से भी ये कहीं पर आप किए हैं तो आप भर सकते हो। साथ ही साथ हम देखते हैं उम्र गणना की तिथि। उम्र गणना की तिथि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जो अधिकतम उम्र गणना एवं न्यूनतम उम्र गणना की तिथि जो है 1 अगस्त 2026 के आधार पर यहाँ पर किया गया है। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि जो बीच में जो भी जेपीएससी थे उनमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस जेपीएससी 14 के लिए इंतज़ार किया था, लेकिन उनके इस अधिकतम न्यूनतम की गणना जो तिथि दिया गया है उसमें उनका एज नहीं आ पा रहा है, जिसके लिए वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनका ये जो उम्र गणना है ये समाधान किया जाए, सरकार इसके लिए दृष्टि दे। तो देखते हैं उम्र सीमा में एक कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट इज मिनिमम एज 21। अगर आपको ये अधिकारी बनना है तो आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मतलब 21 साल से नीचे जिनका भी होगा एज वो इनको नहीं भर सकते हैं। जिसका 21 साल हो चुका है वही इसको भरेंगे। ओके, अपर एज लिमिट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी 35 साल है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35 साल मैक्सिमम आयु है। आज पर रिजोल्यूशन मेमो आपका यहाँ पर जो उम्र की गणना जो आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 35 साल रखा गया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो कैटेगरी में जो आते हैं जैसे आपका एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो जो उनका जो उम्र गणना है अपर एज लिमिट उसका यहाँ पर एक टेबल में दिया गया है। जैसे आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 37 साल उम्र मैक्सिमम अपर एज लिमिट है। फीमेल के लिए 38 साल है। शेड्यूल ट्राइब जो है उनका 40 साल है। ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल है। और जो आपके जो हैंडीकैप हैं उनके लिए 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा ये भी यहाँ पर क्लियर बताया गया है, जो भी इस एज को अगर मान लीजिए एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं, किसी का एज ज़्यादा हो गया है इस लिस्ट के हिसाब से, तो अगर उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर वो देंगे, जाति प्रमाण पत्र वो अगर समर्पित करेंगे तो उनको आरक्षण मिलेगा। और देखते हैं दोस्तों नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स क्या होता है। अगर आप कई बार एग्ज़ाम दिए हो और उसमें सोच रहे हैं कि हाँ जैसे यूपीएससी में अधिकतम 7 बार आपका अटेम्प्ट्स होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स का कोई प्रावधान नहीं है। देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। इफ़ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज, ठीक है, ये अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तो उनको कोई अटेम्प्ट्स यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जितने बार भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आरक्षण का लाभ किनको किनको मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। शैक्षणिक कार्य के लिए निर्गत स्थानीय निवासी जाति एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही साथ सभी कोटि के महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
निःशक्तता के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक जो कैंडिडेट जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए ये खास है, क्योंकि उनको उनके हिसाब से स्थानीय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र ये समर्पित करना अनिवार्य है, जिसके वजह से उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर आप निःशक्तता लाभ का जो टोटल यहाँ पर सूची दिया गया है और महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिया गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि के संबंधित किए गए दावे में नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार बदलाव नहीं किया जा सकता है। ओके, चिकित्सीय जांच किसको क्या है चिकित्सीय जांच, उसको देखते हैं। नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के शारीरिक एवं मानसिक रूप में स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी और सरकारी सेवक के रूप में अनेक कर्तव्यों को निभाने हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता का मानदंड के अनुरूप होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सीय जांचों से उत्तीर्ण होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। जैसे आपको बताते चलूँ कि जो भी पुलिस सेवा में जाना चाहता है तो उनके लिए आपको पता ही होगा उन उम्मीदवारों को उनके जो शारीरिक मापदंडों को यहाँ पर सरकार मानकों को अनुसार उनका स्वस्थ होना आवश्यक है। तो कौन से जो शारीरिक मानक हैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शरीर में हड्डियों और जोड़ों को कोई रोग ना हो, उम्मीदवारों के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त ना हो, हृदय या रक्त वाहिका के संबंध में कोई क्रियात्मक या अंगिक रोग ना हो या तथा रक्तदाब ना हो। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ नहीं है, आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। पुलिस अधीक्षक जो जिला समादेष्टा कराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता क्या होना चाहिए। अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जो भी पुलिस उपाधीक्षक या जिला समादेष्टा या काराधीक्षक या प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए जाना चाहते हैं उनका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 162 सेंटीमीटर रखा गया है। अनारक्षित पिछड़ा तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों सामान्य एवं पिछड़ा एवं अंतिम पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीना के न्यूनतम माप जो आपका जो फुलाने से 81 सेंटीमीटर है 81 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए और पुरुष उम्मीदवारों के लिए सीना का माप बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसी के साथ ही आपको पता चल गया कि आप का जो एलिजिबिलिटी है वो 3-4 चरणों में आपको यहाँ पर देखेगा। जैसे कि आपका एज, आपका शैक्षणिक योग्यता, साथ ही साथ आपके जो शारीरिक मापदंड पर भी ये खरा उतरना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे प्लान ऑफ एग्ज़ाम क्या है, इसमें किस तरह से एग्ज़ाम होगा, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। कंबाइंड सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, कंबाइंड सिविल सर्विस मेंस का कितने मार्क्स यहाँ पर आएंगे और कैसे उनका रिटर्न एंड इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना होगा, सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं पूरी तरह से ये इसके बारे में डिस्कस करूँगा और देखते रहिए। होप आप सभी को अच्छे से इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज हो गया होगा और अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में आपको संक्षेप में यहाँ पर बता सकूँ और आप उसका लाभ